नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डालने पर विपक्ष की निंदा की। श्री मोदी ने कहा, विपक्ष के मन में संसद और उन्हें चुनकर भेजने वालों के प्रति कोई सम्मान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन में कोवैक्सीन डेल्टा प्लस और B1617.3 वेरिएंट में प्रभावी पाई गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे घोषित किए। कक्षा 12 के अंकों में सुधार के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया। भारत का मासिक व्यापारिक निर्यात इस वर्ष जुलाई में सबसे अधिक 35 अरब 17 करोड़ डॉलर का रहा। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहले सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी। दूसरा सेमीफाइनल आज शाम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों पर लगातार हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के नेता इन मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगे। ये सदस्य हाथों में तख्तियां और धान की बालियां लेकर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सांसदों से अपनी सीट पर बैठने और सदन की कार्यवाही जारी रखने और सदन की कार्यवाही चलाने का बार बार आग्रह किया। पीठासीन अधिकारी ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहने के बाद सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी नेता पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दों पर हंगामा करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो संसद और उसे चुनने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। आज संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में पेश किए गए बिल देश के लोगों के लिए हैं और विपक्ष उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित कर विपक्षी दल लोगों का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। कल जो टीएमसी के द्वारा ट्वीट हुआ है उसका मैं समझता हूं और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इट इज इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, इंसल्ट टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड द एमपी। तो मैं इसका पूरा कंडेम करता हूं और प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में बहुत आक्रोश प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि मेकिंग ऑफ पापड़ी चाट, तो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने भारत के इतिहास में पहले बार प्रधानमंत्री ने जो कहा मंत्रियों के हाथ से पेपर छीन के उसको फाड़ के चेयर पर फेंकना और बाद में उसके लिए भी माफी भी नहीं मांगते, पश्चाताप भी नहीं प्रकट करते हैं, ये व्यवहार, ये एरोगेंस दिखाते हैं।
हंगामे के बीच विधेयकों के पारित होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन के एक ट्वीट का जिक्र करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी टिप्पणी पर दुख व्यक्त किया। श्री जोशी ने टिप्पणी को अरुचिकर और संसद का अपमान बताया। बैठक के दौरान भाजपा सांसदों ने नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ओबीसी को मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में 27% और 10% ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको जो आरक्षण दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी खुले दिल से अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान भी आज के मीटिंग में हमने किया है। श्री जोशी ने कहा कि सरकार खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम इस महीने की 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में और 7 तारीख को मध्य प्रदेश में शुरू करेगी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त किसानों के खातों में भेजी जाएगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि जुलाई माह में जीएसटी संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वे ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए साइकिल से संसद भवन गए। उनके साथ कई विपक्षी नेता भी थे। बैठक के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र और किसानों के कल्याण के मुद्दों पर विपक्ष एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण ने गरीबों के रोजमर्रा के जीवन में उनकी मदद की है। गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया। नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। आज परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात उन राज्यों में से है जिसने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सबसे पहले लागू की। मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी। कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास या तो राशन कार्ड था ही नहीं या फिर उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ गुजरात के लाखों श्रमिक साथियों को हो रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 5 जिलों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस जन भागीदारी कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के गुजरात के लाभार्थियों से आज का संवाद राष्ट्रव्यापी अभियान जन भागीदारी से जन आंदोलन का एक हिस्सा है। इस अभूतपूर्व पहल का हेतु देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गुजरात में 71.88 लाख परिवार के 3.48 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज वितरित किया जाएगा, जिसमें 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल शामिल है। मुफ्त में अन्न वितरण का यह अभियान राज्य की सभी 17,000 उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ शुरू किया गया है, जहां त्योहार जैसा माहौल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 2,84,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय बीज बाजार दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है, जो कि करीब 1,000 करोड़ रुपए के बीजों का निर्यात करता है। लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार हर साल 70 से 75,000 क्विंटल उच्च किस्म के बीज जारी करता है। श्री तोमर ने बताया कि सरकार हर बुआई मौसम से पहले देश में बीज की जरूरत और उनकी उपलब्धता के संबंध में राज्यों के साथ बैठक करती है। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर बीमा दावों का भुगतान समय पर किया जा रहा है। लोकसभा को ये जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि आमतौर पर दावों का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा फसल की कटाई की अवधि के पूरा होने के 2 महीने के भीतर कर दिया जाता है। बीमा कंपनियों और हितधारकों के बीच तकनीकी विवाद को हल करने और दावों के शीघ्र निपटान के लिए केंद्र स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति और राज्य स्तर पर राज्य तकनीकी सलाहकार समितियों का भी गठन किया गया है। देश में नई चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि अतिरिक्त चीनी की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल के साथ किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अध्ययन के अनुसार कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन डेल्टा प्लस और B1617.3 वेरिएंट से निपटने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है और कोवैक्सीन टीका डेल्टा AY.1 और B.1617.3 वेरिएंट को भी असर करने में सक्षम है। तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अनुसार कोवैक्सीन 65.5% तक सुरक्षित है। देश में अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 61,09,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल 38,887 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 करोड़ 75 लाख टीके अब भी राज्यों के पास उपलब्ध हैं। 20,94,000 टीके और दिए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक जल्द से जल्द कोविड रोधी टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 47 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। ओडिशा में भुवनेश्वर कोविड रोधी टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है।
भुवनेश्वर में करीब 1 लाख प्रवासी मजदूरों को भी कोविड रोधी पहला टीका लगाया गया। उत्तराखंड में कोविड प्रतिबंधों में और छूट देते हुए कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये कर्फ्यू इस महीने की 10 तारीख तक सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच कोविड दिशा निर्देशों के बीच सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। कोविड महामारी के दौरान 50,000 लोगों को मुफ्त भोजन और चावल उपलब्ध कराने के बाद हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक ने अब जरूरतमंद लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने का काम शुरू किया है। दोसपति रामू ने हैदराबाद में हर समय भोजन की व्यवस्था वाले एक राइस एटीएम की शुरुआत की है। इस एटीएम से महामारी के कारण पीड़ित लोगों को आजीविका मिलेगी। श्री रामू अब तक 700 से अधिक लोगों को आजीविका दे चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाली एक चौकीदार की पत्नी से रामू को ये प्रेरणा मिली। आकाशवाणी से बातचीत में श्री रामू ने कहा कि समाज के लिए कुछ करने का यही सही समय है। Few people cannot go out for jobs because they have a small kids or sick parents, somebody who is really need their care. So for those families, we started giving livelihood projects. So we named it as Project Prisha. Prisha means it's a God's gift. So if anyone is lost their earning member in the family, they can come to Rice ATM. They can we screen them, and based on their skill set, based on their passion, let's say they can do cooking well, we are ready to provide them a tiffin center material or a amachetiwanta like a catering material. कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डालने पर विपक्ष की निंदा की। श्री मोदी ने कहा, विपक्ष के मन में संसद और उन्हें चुनकर भेजने वालों के प्रति कोई सम्मान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन में कोवैक्सीन डेल्टा प्लस और B1617.3 वेरिएंट में प्रभावी पाई गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे घोषित किए। कक्षा 12 के अंकों में सुधार के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया। भारत का मासिक व्यापारिक निर्यात इस वर्ष जुलाई में सबसे अधिक 35 अरब 17 करोड़ डॉलर का रहा। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहले सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी। दूसरा सेमीफाइनल आज शाम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 98.89% लड़के और परीक्षा में शामिल सभी ट्रांसजेंडर सफल रहे। त्रिवेंद्रम क्षेत्र ने सबसे अधिक 99.99% और गुवाहाटी क्षेत्र ने सबसे कम 90.54% दर्ज किया। ये परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और www.cbse.gov.in पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगी। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा है कि परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्द ही शुरू हो जाएगा। नीति आयोग ने देश के बिजली वितरण क्षेत्र में बदलाव लाने वाली एक रिपोर्ट जारी की है जो इस क्षेत्र में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी। टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट नीति आयोग और आरएमआई इंडिया ने संयुक्त प्रयास से तैयार की है। रिपोर्ट में भारतीय और वैश्विक बिजली वितरण क्षेत्र में सुधारों के प्रयासों की समीक्षा को दर्शाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुधारों की समीक्षा की गई।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चंदाजी इलाके में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब चंदाजी इलाके में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल द्वारा तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोली चलाई। त्रिपुरा में उग्रवादियों ने आज सीमा सुरक्षा बल के एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी और उनके हथियार लूट लिए। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के संदिग्ध उग्रवादियों ने धलाई जिले के मानिकपुर गांव में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों पर हमला किया। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। भारत का मासिक व्यापारिक निर्यात इस वर्ष जुलाई में सबसे अधिक रहा। जुलाई महीने में 35 अरब 17 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47.91% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से निर्यात को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समुद्री सुरक्षा विषय पर 9 अगस्त को आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह पहला अवसर है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री परिषद की परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान भारत समुद्री सुरक्षा के अलावा शांति, रक्षा और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रसिद्ध शायर शकील गीत के लिए 1961 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद 1962 में उन्हें घराना के लिए और 1963 में फिल्म 20 साल बाद के गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अगस्त 1916 को बदायूं में पैदा हुए शकील के पिता मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी और चाचा जिया उल कादरी नाथ बदायूं के प्रतिष्ठित विद्वान थे, इसलिए इनके घर का माहौल भी शायराना था। 1942 से 1944 के बीच शकील ने अपनी शायरी से बहुत नाम कमाया। 1944 में शकील एक मुशायरे के लिए बम्बई गए और वहां उनकी मुलाकात नौशाद से हुई। गीतकार के रूप में उन्हें पहला ब्रेक 1947 में आई फिल्म दर्द में मिला। नौशाद साहब की धुन में लिखा इनका गाना हिट रहा। 1951 में दीदार फिल्म से नौशाद और शकील की जोड़ी जम गई, लेकिन 1960 में रिलीज हुई मुगल आजम के सभी गाने ऐसे थे जो मील के पत्थर बन गए।
टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पहले सेमीफाइनल में भारत विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2 के मुकाबले 5 गोल से हार गया है। कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से 5 अगस्त को होगा। आज शाम दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जर्मनी से होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक हॉकी में बेल्जियम से हार के बाद भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और यही बात मायने रखती है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीम को आश्वस्त किया है कि देश के लोग उनके साथ हैं। टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में भारत की अन्नू रानी क्वालिफाई नहीं कर सकी। कल चक्का फेंक स्पर्धा में कमलप्रीत कौर फाइनल में 6ठे स्थान पर रहीं। आज तजिंदर सिंह तूर पुरुषों के गोला फेंक प्रतियोगिता के क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगे। कुश्ती में महिलाओं के 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में सोनम मलिक मंगोलिया की बोलोरतुइया खुरेलखू से हार गईं। मुक्केबाज लवलीना बोरगोइन वेल्टरवेट वर्ग में सुरमेनेली के साथ कल सुबह सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कल दोपहर बाद 3:30 बजे भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। दूसरा सेमीफाइनल नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। कई भारतीय पहलवान अपने अपने वर्ग में कल मुकाबलों में उतरेंगी। पुरुषों के 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में दीपक पूनिया का मुकाबला नाइजीरिया के एकरे केमे एजियोमोर के साथ होगा, जबकि 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया कोलंबिया के ऑस्कर टिगेरोस का मुकाबला करेंगे। महिलाओं के 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल वर्ग में अंशु मलिक का मुकाबला बेलारूस की इरियाना कुराचिकीना से होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा और आइजॉल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। ईटानगर, अगरतला और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कल एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को राष्ट्रगान गाने और इसका वीडियो वेबसाइट www.rashtragan.in पर अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डालने पर विपक्ष की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के मन में संसद और उसे चुनकर भेजने वालों के प्रति कोई सम्मान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन में कोवैक्सीन डेल्टा, डेल्टा प्लस और B1617.3 वेरिएंट में प्रभावी पाई गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक को कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.38% हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे घोषित किए। कक्षा 12 के अंकों में सुधार के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया। भारत का मासिक व्यापारिक निर्यात इस वर्ष जुलाई में सबसे अधिक 35 अरब 17 करोड़ डॉलर रहा। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहले सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी। दूसरा सेमीफाइनल आज शाम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।